नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अभी जो होली का त्यौहार गया है वो आप सभी ने बहुत खुशी खुशी मनाया है। और त्यौहार तो आते ही इसलिए हैं कि हमारे जीवन में जो रोज़ाना की हमारी जो लाइफ है, एक प्रकार से जिसको हम रोज़ाना जीते हैं, वो बोरिंग सी लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए। इसलिए हमें आनंदित करने के लिए, खुशी का अनुभव करवाने के लिए, एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए ये त्यौहार आते हैं। तो आप सभी ने भी होली के त्यौहार पर खूब मौज मस्ती की होगी, खूब रंगों से आप खेले होंगे। इसी बीच आपने अपनी पढ़ाई भी थोड़ी बहुत बाधित महसूस की होगी। तो कोई बात नहीं साथियों, त्यौहार पर अगर आपकी पढ़ाई थोड़ी बहुत बाधित हुई है, ऐसा तो इतनी तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने बिल्कुल तो बंद की नहीं होगी। थोड़ा बहुत तो आप ज़रूर पढ़े होंगे। बाकी 2 दिन अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, कम भी पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं, अब वापस से अपने रूटीन में आ जाइए साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कितना कुछ मैटर आपको याद होगा, क्या सब कुछ आपको याद होगा तभी आपका चयन हो पाएगा। इस विषय पर हम आज बात करेंगे। यानी 2-4 दिन पहले की वीडियोज़ के नीचे कमेंट था एक, कि शायद किसी भाई का कमेंट था, वो नाम मेरे ध्यान में नहीं है अभी। फिर मुझे लगा कि हाँ, इस विषय पर छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये प्रश्न हो सकता है कि कितना क्या मैटर हमें याद होगा, या फिर जो हमारा सिलेबस है वो हमें सब कुछ बिल्कुल कन्फर्म अंगुलियों पर याद होगा तभी हमारा सिलेक्शन होगा क्या। तो साथियों, याद होने उन उन जो साथी थे उनका कमेंट था कि मेरे प्रश्न जो हैं वो सही हो जाते हैं, बाकी मेरे उंगलियों पर याद नहीं है कुछ भी। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे सब कुछ याद है, तो मेरे सब कुछ याद नहीं है। उनका प्रश्न यही था कि क्या सब कुछ याद हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, बाकी मेरे प्रश्न तो सही होते हैं। तो साथियों, यही जो प्रश्न है आपका, किसी का था और आप में से बहुत सारे बच्चों का हो सकता है, यही प्रश्न बिल्कुल मेरा भी था। जब मैंने 2017 18 में की थी, कुछ दिन कोचिंग की थी चिड़ावा के संस्कार कोचिंग संस्थान में। उस समय हमें कृष्ण शर्मा जी सर थे, वो पढ़ाते थे हमें। उनसे मैंने हिंदी व्याख्याता की मैंने कुछ दिन कोचिंग ली थी। पूरा सिलेबस तो नहीं कर पाई थी, लेकिन थोड़ा दिन गई। तब यही सेम क्वेश्चन मैंने उन सर से किया था कि सर क्या सब कुछ हमें उंगलियों पे याद होगा तब हमारा सिलेक्शन होगा। तब उन्होंने एक बात कही थी, जो बात मैंने हमेशा तैयारी करते समय ध्यान में रखी, और वही बात मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि अंगुलियों पे याद होने के लिए तो आपको विद्वान बनना पड़ेगा, यानी उस विषय में बिल्कुल पीएचडी हासिल करनी पड़ेगी। और आपको जो आपका जो पेपर होगा उसमें आपके सिलेक्शन के लिए आपको पीएचडी नहीं करनी है। अगर आपकी रुचि है तो आप विद्वान बाद में भी बन सकते हैं। उस विषय में आपकी गहरी रुचि है तो आप एक बार सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद आप उस विषय को गहनता से पढ़िए। जितनी भी आपकी उसमें जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को आप पूरी कीजिए। उस विषय में आप बिल्कुल विद्वान बन जाइए। लेकिन आपको अभी सिलेक्शन लेना है। उस सर ने यही बात बोली थी कि आपको अभी क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, यानी आपको इस भर्ती में सफल होना है। तो इस भर्ती में सफल होने के लिए आपको जो आपका सिलेबस दिया गया है वो आपको याद होना चाहिए। याद ये नहीं है कि आपसे कोई पूछे आप उंगलियों पे सब कुछ एक सांस में बता दो। याद उंगलियों पे जो आपको आपका सिलेबस जो है दिया गया है, पाठ्यक्रम हमें जो आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, वो पाठ्यक्रम ही हमें उंगलियों पे याद हो जाए। यानी जो पाठ्यक्रम के बिंदु दिए गए हैं वही बहुत है। और बाकी सारा पाठ्यक्रम जो है, सारा सिलेबस जो है वो तो बहुत ही समुद्र जितना गहरा और बड़ा है। तो सारा तो बिल्कुल उंगलियों पे याद होना पॉसिबल नहीं होगा साथियों। हमेशा मेरे भी दिमाग में यही रहता था कि क्या सब कुछ याद हो जाएगा तब हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। और बहुत सारे साथियों को देखती थी कि जैसे आपको मैंने पहले भी कई बार बताया, हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें बहुत सारी विधाएँ हैं, या एक ही लेखक की बहुत सारी रचनाएँ हैं। तो कुछ साथी, जैसे मैंने KR मैया सर का जो कोर्स लिया था हिंदी का, उसमें हमें आधुनिक काल एक और सर करवाते थे वीडियोज़ में। तो वो सर सारे जो आधुनिक काल के जो कवि हैं उनकी जितनी भी ट्रिक हैं, जितनी भी रचनाएँ हैं, उन सबकी ट्रिक बना रखी थी उन्होंने। और वो फर्स्ट ग्रेड के लगे हुए थे, तो वो कहते थे कि मैंने इसे ट्रिक बना बना के याद की है। लेकिन साथियों, मुझे अपने बता रही हूँ, मैं कभी भी मुझे ट्रिक से याद नहीं हुआ। हाँ, मैंने कुछ जो चुनिंदा मैंने आपको जैसे बताया, तार सप्तक की हुई, अष्टछाप की हुई, या फिर जैसे प्रेम जो हमारे भारतेंदु जी हैं उनकी नाटकों की हुई, प्रेमचंद जी के उपन्यासों की हुई, ये कुछ चुनिंदा ट्रिक छोड़कर, 5-10 ट्रिक छोड़कर, बाकी एक ही कवि या लेखक की रचनाएं मैंने कभी ट्रिक से याद नहीं की साथियों। और आप देख सकते हैं चयन मेरा भी हुआ है और बहुत अच्छी रैंक के साथ हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ बिल्कुल कन्फर्म याद होगा टोटली तब आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन हाँ, आपका ये है कि अभी आप अगर आपने कहीं से टेस्ट सीरीज़ ले रखी है तो उसमें आपका जो है अच्छा स्कोर बनता हो, या फिर आप प्रश्न देखते हो यूट्यूब वगैरह पर भी अभ्यास के लिए प्रश्न लेकर आते हैं, वहाँ आप प्रश्न देख रहे हो, वहाँ प्रश्न आपके अच्छे खासे सही हो रहे हो। 1-2 प्रश्न की तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कई प्रश्न तो जो सीरीज वाले हैं वो लेकर ही ऐसे आते हैं कि हाँ अभ्यर्थी को लगे
कि उनकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है या फिर ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी है। इस दिखावे के चक्कर में जो है टेस्ट सीरीज़ वाले तो यही करते हैं कि बहुत ही हार्ड हार्ड क्वेश्चन बना के लाते हैं बिना पैर सिर के। फिर बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, उन प्रश्नों में जो मुश्किल से 1-2 प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों में उलझ के रह जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है साथियों। आप पीछे के प्रश्न पत्र देखते हो, हम भी अपने यूट्यूब चैनल पर इस पर श्रृंखला शुरू कर रखी है, हमने भी पुराने पेपर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो ऐसा कोई प्रश्न इतनी गहराई से या ऐसे बाल की खाल निकालने वाला कोई प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो सिलेबस आपने पढ़ा है, जो आप पढ़ रहे हो, वही आपको वैसे ही उसी सिलेबस के आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि आपको कहीं से भी कुछ भी उठाकर पूछ लेंगे। अपने जो आपको पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा रखा है उस पाठ्यक्रम से बाहर तो कुछ आना नहीं है। और पाठ्यक्रम के अंदर भी बहुत सारे जो लेखक हैं, कवि हैं, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। आप देख सकते हो पीछे की जितने भी आप 5 साल के 7 साल के पेपर उठाकर देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के देख लीजिए, फर्स्ट ग्रेड के देख लीजिए, सेकंड ग्रेड के देख लीजिए, वही रचनाएं जो लगभग 1-2 साल बाद रिपीट हो जाती हैं। जो प्रमुख रचनाएं हैं कवियों की, वही ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा है, आधुनिक काल में जिनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वो रचनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं। साहित्य अकादमी है, ज्ञानपीठ है, या फिर कोई कवि या लेखक किसी एक रचना की वजह से ही प्रसिद्ध हुआ हो तो वो रचना इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो बाकी तो रचनाओं का कोई और छोर ही नहीं है साथियों। बहुत सारी रचनाएं हैं और ना ही सारी रचनाएं आपको याद होंगी, ना ही कल को आपको वो रचनाएं सारी काम आनी है। हाँ, कल को आप बच्चों को पढ़ाओगे, जैसे मेरी बताऊँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को। तो हमारे तो देखिए स्कूल में अनिवार्य हिंदी ही है, लेकिन बाकी हम ऑप्शनल जो वैकल्पिक हिंदी आती है उसको भी अगर होता है हमारे स्कूल में तो वो सब्जेक्ट में हम आराम से पढ़ा सकते हैं। इतना सब कुछ हमें हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह जितना 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आता है वो हमें आराम से याद हो जाता है। और वो रचनाएँ जो इनकी बुकों में दे रखी हैं उन रचनाओं को हम आराम से पढ़ा सकते हैं, करवा सकते हैं। तो इतना आपको 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है, इतना ही आपको मैटर याद होना चाहिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ आपको मतलब एकदम रट लोगे, सब कुछ आप घोल के पियोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, आपकी जिज्ञासा है तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी विषय को गहराई से जानना चाहते हैं, उस विषय की गहराई में उतरना चाहते हैं तो आप एक बार सिलेक्शन ले लीजिए। एक बार तो आप इतना ही पढ़िए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत कुछ आलतू फालतू आपको रटना नहीं है, बहुत ही चुनिंदा मैटर आपके पास होना चाहिए। इस समय में बचे हुए इस 3 महीने में आपको बहुत ही शानदार रणनीति बनाकर और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सिर्फ और सिर्फ बहुत कम मैटर आपको लेकर और उसका बार बार आपको रिवीजन करना है साथियों। तो आपका चयन आराम से हो जाएगा। एक और कि याद नहीं होता, या वो यही प्रश्न हो गया मिलता जुलता है कि याद नहीं होता, या फिर ऐसा लगता है कि कितनी बार पढ़ लिया फिर भी याद नहीं हो रहा है। तो याद होने का यही है कि आप एक बार अपने कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे आप आधुनिक काल में छायावाद पढ़ रहे हो, आपने पूरा छायावाद पढ़ लिया, फिर आप उसका मन उसको बंद करके एक बार आप मंथन कीजिए कि आपने इस छायावाद में कौन कौन से कवि पढ़े हैं, उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। इसी प्रकार से आप बार बार रिवीजन करोगे तो आप आराम से परीक्षा पास कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल आप एकदम टनाटन सब कुछ रट लोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। रट्टू पीर आपको बनना भी नहीं है बिल्कुल। आपको तो अपनी समझ से, अपने हिसाब से ट्रिक बना के किसी भी प्रकार से जोड़ तोड़ के अपने से कोई भी डेट वगैरह है कोई भी है वो खुद से जोड़कर, खुद के कोई किसी एक नाम से जोड़कर किसी भी प्रकार से आपको एक बार याद करने हैं। और आप याद करके सिलेक्शन पालोगे तो इतने आप योग्य हो जाओगे कि आप 12वीं तक के विद्यार्थियों को आराम से आप पढ़ा सकते हो। और आपको 12वीं तक के विद्यार्थियों को ही पढ़ाना है। व्याख्याता बनने के बाद, सेकंड ग्रेड बनने के बाद आपको 10वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना है। तो आप अपने सिलेबस को अब बचे हुए 3 महीने में साथियों इस दृष्टि से समेटिए, इस दृष्टि से पढ़िए कि आप उनका इन बचे हुए 3 महीने में 2 से 3 बार रिवीजन कर पाओ बहुत अच्छी प्रकार से। इतना ही चुनिंदा सामग्री अपने पास रखिए। एक और प्रश्न था कि करंट जो है वो याद नहीं होता है, उसको कितनी बार पढ़ें एक बुक को। तो देखिए मैंने आपको कहा है अगर आप वीडियो सुनते हैं तो आप मंथली एक वीडियोज़ को 2 से 3 बार सुनिए। मूमल किताब है उसको आप एक बार अच्छे से पढ़िए, ध्यान से उसको अंडरलाइन करते हुए चलिए। जहाँ भी कोई आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु लगता है उसको आप अंडरलाइन करते हुए चलिए कि इस प्रकार का कोई नाम है, इस प्रकार का कोई पुरस्कार है, ऐसी कोई बात है तो उसको आप अंडरलाइन करते हुए चलिए या उसको हाईलाइट करते हुए चलिए। एक बार आपको अच्छे से पढ़नी है मूमल, उसके बाद दोबारा आपको सिर्फ हाईलाइट किए हुए बिंदुओं का ही रिवीजन करना है। उनका रिवीजन आपको 2 से 3 बार करना है। लास्ट टाइम में भी जब आप अभी परीक्षा तक आपकी कितनी मूमल हो जाएंगी, 4 से 5 हो जाएंगी। द्विमासिक आप लेके आओगे तो 4 से 5 का आप परीक्षा के टाइम में लास्ट में एक दिन में
क्या 2-3 घंटे में आप उन चारों 5 बुकों का रिवीजन कर पाओगे। इस प्रकार से आपको हाईलाइट करना है, इस प्रकार से आपको उन पर अंडरलाइन करना है। तो साथियों, मेरा जितना अनुभव है उतना मैं आपको बता पाती हूँ, ज़्यादा मैं कुछ बताती नहीं। आपके सामने हूँ मैं कि मैंने कितनी मेहनत की थी, किस तरह से मैंने पढ़ा था साथियों। हाँ, मैंने रिवीजन बहुत अधिक बार किया था और उस रिवीजन का परिणाम है कि मेरा इतनी अच्छी रैंक के साथ चयन हुआ और आज मैं व्याख्याता के पद पर हूँ। तो वही अनुभव मैं आपको बता पाती हूँ। आपको इन अनुभवों से कुछ लाभ मिलता है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि आपकी प्रेरणा से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो उन साथियों का मैं हमेशा आभार व्यक्त करती हूँ, तहे दिल से उनकी आभारी हूँ। मेरी तो बस इतनी सी ही वो है, इतनी सी तमन्ना है साथियों कि आप लोग मेरी प्रेरणा से आगे बढ़ें और कुछ साथी जो मेहनत कर रहे हैं वास्तव में वो सफल भी होंगे। और जब वो सफल होकर एक बार भी ये कहेंगे कि दीदी आप हमारे सफलता में आपका किंचित मात्र भी योगदान है। मैं ये नहीं कहती कि मेरा बहुत ज़्यादा योगदान होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी योगदान होगा तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो वो बहुत ही अच्छा काम होगा। बस मेरा इतना सा ही उद्देश्य है साथियों, और कोई ज़्यादा बड़ा उद्देश्य नहीं है। बस आप लोगों को प्रेरित करती रहूँ। आप लोगों को अच्छे लगते हैं मेरे विचार, आप सुनना पसंद करते हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना देती हूँ। बाकी मेहनत करते रहिए साथियों। आप मेहनत करके जिस काबिल बनेंगे वो आपको पक्का मिल जाएगा। जिस स्तर की आप मेहनत कर रहे हैं उस स्तर का आपको ज़रूर मिलेगा साथियों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।